हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 12 वालों। तो देखो भैया, मैं आज लेके आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का वन शॉट। आज ये पूरा चैप्टर भैया खत्म कर देंगे। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस तक लेके जाऊंगा। हर एक कंसेप्ट, हर एक न्यूमेरिकल्स को भैया समझते हुए आगे बढ़ना है। तो कॉपी पेन निकाल लो भैया, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो देखो भैया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है। जैसे मैंने पानी लिया, पानी में नमक मिला दिया, तो वो अच्छे से घुल गया ना, तो वो क्या बन गया भैया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बाद में है, पहले वो क्या है भैया, एक टाइप का मिक्सचर है। पर आप बोलोगे सर मिक्सचर तो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम, जैसे पानी में नमक डाला या आपने ग्लूकोज डाला तो वो अच्छे से मिल गया, तो वो क्या है, होमोजेनियस। पानी में सैंड मतलब बालू डाल दिया तो वो मिलता है कि अच्छे से नहीं मिल जाता है, वो नीचे बैठ जाता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, तो सॉल्यूशन मेरा होमोजीनियस मिक्सचर है, जो अच्छे से मिल जाता है, जिसका कंपोजिशन, होमो मतलब क्या होता है, सेम कंपोजिशन। तो पूछा जाए भैया सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है भैया। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, जो भी डेफिनेशन बोलूंगा कॉपी में लिखते चलना भैया। क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन क्या है, तो सुनो, इट इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोला, लिखते चलो ना। इट इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू, कम से कम दो चीज तो होना चाहिए ना। दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम दो चीज होना चाहिए। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्लियर है। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और मिक्सचर बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए कम से कम दो चीज तो चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है ना। फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्लियर है। अब अगला चीज ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन में अगर हम लोग दो चीज लेते हैं, तो एक को बोलते हैं भैया सॉल्यूट और एक को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बना देता है भैया, सॉल्यूशन बना देता है। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, जैसे हमें तो पता होता है वाटर एक सॉल्वेंट है, पर मान लो क्वेश्चन में वाटर का बात ही नहीं किया गया है, तो हाउ कैन बी आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे मैंने बोला कि ए का मेरे पास 10 ग्राम है और बी का मेरे पास 50 ग्राम है, तो इसमें कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो जिसका मास कम होता है वो मेरा सॉल्यूट होता है, और जिसका मास मेरा ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। ये पता होना चाहिए। क्लियर है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है, सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या, वैसे ना हमारा जो चैप्टर है उसका नाम सॉल्यूशन नहीं है, उसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। अब बोलोगे ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं, देखो बाई मतलब क्या होता है, दो। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होगा, एक ए और एक बी, जिसको एक को हम लोग बोल देंगे सॉल्यूट और एक को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। द सॉल्यूशन इन विच देयर इज ओनली टू कंपोनेंट, फिर से बोल रहा हूं, द सॉल्यूशन इन विच देयर इज ओनली टू कंपोनेंट, पानी है तो शुगर रहेगा, पानी है तो नमक रहेगा, सिर्फ दो ही रहेगा, देन इट इज सेड टू बी बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है ना। तो आप देखना पूरे चैप्टर में हर जगह पे दो ही कंपोनेंट का बात होगा। क्लियर है। और जो लास्ट हमें देखना है, मतलब जो बेसिक टर्म्स है, वो होता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला भैया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन। ये जो वर्ड है ना एक्वस, ये कहां से आया है, एक्वा से। और एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। आपने सुना होगा एक्वा गार्ड, पानी का रक्षक। तो एक्वा सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिस सॉल्यूशन में वाटर किसके तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह। कहीं भी तुम देख लोगे लिखा होगा एक्वा सॉल्यूशन, तो समझ जाना वहां पे वाटर मेरा क्या है, सॉल्वेंट। तो मैंने सॉल्यूशन के बारे में आपको बेसिक के 4 पॉइंट बता दिया है। कितना पॉइंट बता दिया भैया, 4 पॉइंट बता दिया है। जल्दी से इसको उतारेंगे, हर एक चीज को उतारते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो भैया, सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें ना न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे बन जाते हैं, एक एक करके सब अभी करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, पेशेंस के साथ हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो भैया, हो गया। मिक्सचर पता चल गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पता चल गया, बाइनरी पता चल गया, एक्वस सॉल्यूशन पता चल गया। ठीक। अब देखो, एक छोटा सा टॉपिक अभी आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स बनते हैं, पहले मैं बताता हूँ, थोड़ा सा देखो। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इससे क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना,
सॉल्यूट अगर मेरा सॉलिड है तो सॉल्वेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस। बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ पे 3 केस बनेगा। अगर मैं बोलता हूं मेरा सॉल्यूट क्या है, मेरा लिक्विड है, तो यहाँ पे फिर से ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। या अगर मैं बोलूं सॉल्यूट मेरा गैस है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब 9 टाइप्स का सॉल्यूशन बनता है। अब बोलोगे सर हमें 9 टाइप्स का सॉल्यूशन पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, सबका एग्जांपल अगर पता होगा इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है ना। वैसे मैं समझा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा, पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो फोकस किस पे करते हैं? सॉल्वेंट पे, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने एक चार्ट उठाया है एनसीईआरटी से, ध्यान से देखो। देखो रटना नहीं है, समझा दूंगा। देखो जैसे यहाँ पे बोला है गैसियस सॉल्यूशन, ध्यान देना, थोड़ा सा रटोगे तो कुछ नहीं होगा भैया। मैंने बोला गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा है मेरा? गैसियस। मतलब आपको पता है एक सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का फेज किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही मेरा फेज मेंटेन करेगा। जैसे पानी में मैंने एक नमक डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है पानी ज्यादा है नमक कम है, तो मेरा सॉल्यूशन का फेज कैसा है? लिक्विड। तो याद रखिएगा सॉल्यूशन का फेज कौन डिफाइन करता है? मेरा सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब देखो अगर मेरा सॉल्यूशन कैसा है? गैसियस है। कैसा है? तो सॉल्वेंट मेरा कैसा होगा? गैसियस। अगर मेरा सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड, तो सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड। अगर मेरा सॉल्यूशन सॉलिड है तो मेरा सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड। ये बात पता चल गया ना। अब देखो अगर सॉल्वेंट मेरा गैस है तो सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है तो इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मेरा सॉल्वेंट सॉलिड है इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इतना बात तो पता चल गया। अब सबके एग्जांपल देखो, रटो मत। देखो सबसे इजी पता है मेरे को क्या लगता है पढ़ाना? सबसे इजी लगता है मेरे को लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। पहले एक एक करके करते हैं, जो हम लोग को इजी लगेगा भैया उसको करेंगे ना। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा लिक्विड सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पे क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है, मेरा सॉल्यूट क्या है? सॉलिड। जैसे पानी में आपने नमक डाल दिया या पानी में आपने ग्लूकोज डाल दिया, तो वो क्या हुआ? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। देखो यहाँ एग्जांपल दिया है, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर। सब समझा दूंगा रिलेट करते हुए, बोलो हाँ या ना। अब अगला है लिक्विड इन लिक्विड, भैया मोहल बनता है ना वो वाला भैया, अल्कोहल, अल्कोहल वाटर, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, तो लिक्विड प्लस लिक्विड। तो देखो भैया दिया हुआ है इथेनॉल, ये क्या होता है? अल्कोहल। मिथेनॉल मत ले लेना, मर जाओगे भैया। इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, तो लिक्विड इन लिक्विड। अगला क्या है भैया? अगला क्या है मेरे पास? यहाँ पे गैस है और यहाँ पे लिक्विड है। देखो जब हम लोग पानी में जाते हैं या एक्वाटिक स्पीसीज होता है वो सांस लेता है ना भैया, कैसे? क्योंकि भैया पानी के अंदर भी ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। तो यहाँ पे देखो भैया ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो ये वाला खेला खत्म हो गया, लिक्विड वाला खेला खत्म हो गया। बोलो तीनों एग्जांपल याद आया? सॉलिड पानी में नमक, लिक्विड लिक्विड अल्कोहल इन वाटर। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, गैस इन लिक्विड, एक्वाटिक स्पीसीज तो सांस लेता है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। भैया ये खेला खत्म। ये देखो लिक्विड। अब आते हैं सॉलिड। ये क्यों लिया भैया? सोना का दाम बड़ा महंगा हो गया, अभी आएगा देखना। देखो अब यहाँ पे क्या है? सॉलिड इन सॉलिड है। देखो आपको पता होगा जो गोल्ड होते हैं, जो हम लोग उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो वो 22 कैरेट का होता है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें कॉपर मिलाया जाता है। तो गोल्ड भी सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड। तो पहला एग्जांपल क्या है? कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, ठीक है भैया। अब आता है सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया एमेलगम, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर और सोडियम का एमेलगम है। और ये वाला जो है सॉलिड इन गैस, ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सॉलिड इन गैस मैं आपको बताता हूं, पैलेडियम है मेरे पास, ये पैलेडियम है, ठीक है भैया। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ये गैस और ये सॉलिड। ये जो पैलेडियम होता है ना, ये बहुत अच्छा हाइड्रोजन एब्जॉर्बर होता है। अगर ये पैलेडियम का सरफेस है तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोनों मिल गया, पैलेडियम सॉलिड है और ये क्या है? गैस। तो गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए याद रखना। सॉलिड और जो गैस का एग्जांपल है, सॉलिड मेरा कौन है? सॉल्वेंट, और सॉल्यूट मेरा कौन है? गैस। इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला मैं बात करता हूँ गैसियस सॉल्यूशन का, तो गैस इन सॉलिड का हो जाता है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर मतलब कपूर। उसके बाद भैया गैस इन लिक्विड में है क्लोरोफॉर्म विथ N2 गैस। गैस इन गैस जो सांस लेते हैं, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। तो ये भैया इससे क्वेश्चन आता नहीं है, एक बार ये वाला आया हुआ है, अगर तुम पढ़ लोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आ सकता है इससे, ठीक है ना। मैं बताते भी चल रहा हूँ भैया किससे क्या आता है। ये टेबल था तो मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला एक एक टॉपिक करवाते हुए चलूंगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है। लॉजिकली समझना भैया, लॉजिकली समझोगे तो सारा याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े फटाफट से। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स।
सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? परसेंटेज। इसमें मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास वॉल्यूम परसेंटेज है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। आप इससे मान के चलो 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको गारंटी मिल जाएगा। तो ये भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना? देखो भैया, सबसे पहले क्या आता है? मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज? सुनना। मान लो मेरे पास एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी। मैंने बोला कि ए का मास क्या है? WA, और बी का मास क्या है? WB है, ठीक है ना? अगर मेरे को बोला गया परसेंटेज W/W बताइए ए का, तो परसेंटेज W/W का मतलब क्या होता है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज किसका बोला गया? ए का। तो आपको पता है ना परसेंटेज कैसे निकालते हैं भैया? अब देखो, मैंने बोला केमिस्ट्री का पेपर हुआ है 100 नंबर का और आपको उसमें आया है 90 मार्क्स। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो कितना हो गया? 90%। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिसका पूछा है उसका मार्क्स। जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री का मार्क्स कितना था? 90। अगर मेरे को बोला है मास परसेंटेज ऑफ ए, तो बोलेंगे मास ऑफ ए, या बोल सकते हैं वेट ऑफ ए, डिवाइड बाय टोटल। टोटल कौन है? WA प्लस WB इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये मेरा निकल जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ए। अगर मेरे को बोला जाता कि मास परसेंटेज ऑफ बी बताओ, तो आप क्या बोलते? WB, और यहाँ पे कौन है? WA प्लस WB इंटू 100। तो ये मेरा हो जाता है मास परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। पर आपको सही बताऊं, ये इतना इजी क्वेश्चन आपको लगता है एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, इससे ना डेटा निकालने आपको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में लिखा होता है ऐसा क्या कि 20% W/W NaOH aqueous solution एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है? तो भैया आप बोलोगे सर ये तो हमने आपने ऐसे पढ़ाया था, इस लाइन का मतलब क्या है? यही मैं बोलता हूँ कि भैया एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो एग्जाम में नहीं आएगा, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो एग्जाम में आता है। तो ध्यान से समझना, इस लाइन से तुम क्या क्या डेटा निकाल सकते हो। एक्वस मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे वाटर है। अगर ये वाटर है तो ये सॉल्वेंट है, तो NaOH क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। इतना बात पता चल गया। 20%, कभी भी परसेंटेज का बात आए तो आपको पता है मैक्सिमम 100% हो जाता है, ठीक है ना? तो जब कभी भी बात है परसेंटेज में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आए, तो 20% को मान लेना 20 ग्राम, ठीक है भैया? तो 20% किसका? NaOH का। तो मैं बोलूंगा 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, इसमें टोटल कितना होता है? 100%। तो बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ क्या? वाटर नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल लेते हैं ना, तो 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है इस लाइन का मतलब। तो यहां से मुझे किसका वेट पता चल गया? वाटर का वेट पता चल गया ना? आप बोलोगे कैसे? सॉल्यूट है 20 ग्राम, सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो अगर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास मास करेंगे तो भैया सॉल्वेंट का वेट आपको निकल जाएगा। तो ऐसे डेटा आपको यूज करना होगा आगे जाके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है? अगर यहाँ लिखा होता है 30% W/W NaOH, तो इसका मतलब होता है कि 30 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, वाटर में नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये सब डेटा अपने को निकालना आना चाहिए, ये सब चीज सीखना है अपने को। क्लियर है ना? जल्दी से भैया उतार लो फटाफट से। ये था मास परसेंटेज, ठीक है? चलो, अब वो मैं बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसका ये दिया हुआ नहीं, ये कंसेप्ट आता है इससे जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है ना? चलो भैया, मास परसेंटेज हो गया। तो जैसे मास परसेंटेज था, सेम वे में हमें क्या पढ़ना है? वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा? मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। ए का वॉल्यूम मैंने ले लिया VA और बी का वॉल्यूम मैंने ले लिया VB। अगर मैंने को बोला गया कि वॉल्यूम परसेंटेज बताइए ए का, तो सेम कंसेप्ट है भैया, जिसका पूछा उसका वॉल्यूम। तो क्या होगा? VA डिवाइड बाय क्या होगा? VA प्लस VB इंटू 100। तो ये क्या होगा भैया? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है? अगर मेरे को बोला गया वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, तो क्या बोलेंगे? परसेंटेज V/B, बी आ जाएगा, और यहाँ पे होगा VB, और यहाँ पे है VA प्लस VB, और इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है? बोल दीजिए सर, रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है? ओके, अब ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पे सेम सेम पैटर्न पे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं सेम पैटर्न पे बात करता हूं, तो ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि 20% V/V NaOH aqueous solution, 20% V/V NaOH aqueous solution, तो भैया इस लाइन का मतलब क्या है? सोचो भैया, मैं बोल रहा हूँ सोचना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? 20 ग्राम? नहीं, अरे वॉल्यूम में है ना, तो बोलोगे कि 20 ml, कौन भैया? 20 ml NaOH is
प्रेजेंट इन 20 ml NaOH इज प्रेजेंट इन किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो ये सब बात हमें पता होना चाहिए जो हमें यूज आने वाला है। क्लियर है? आई होप आपको मास परसेंटेज का वो तो पता चल गया, पर जो मेन चीज था वो आपको सीखना। अगर डेटा में परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाता है तो 20% मतलब 20 ग्राम, अगर वॉल्यूम में बोला है तो 20% मतलब 20 ml। ठीक है ना? तो ये सब डेटा आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े फटाफट से। पर जो अगला है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मास वॉल्यूम परसेंटेज। पहले हमने पढ़ा मास परसेंटेज, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम परसेंटेज। कोई काम का नहीं था उतना, पर दोनों को जब मिक्स कर दिए ये काम का। इससे क्वेश्चन बनता है, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो बोला है मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज W/V। एक बात बताओ, यहाँ पे WV और VB है। जो ऊपर होता है, देखो भैया अभी तक आपने लिया कि जो ऊपर होता है वो एक का होता है, जो नीचे होता है वो टोटल का होता है, हाँ या ना? अगर मेरे को बोला गया मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर मास है ना, तो बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भैया, एक का मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है भैया वॉल्यूम है, तो नीचे तो सबका होता है ना, तो यहाँ बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब दोनों कंपोनेंट आ गया ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ऊपर एक का नीचे दोनों का, और इनटू क्या कर देंगे 100। तो ये मेरे पास आ जाता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसका न्यूमेरिकल्स अच्छा बनता है। करवा दूं क्या? करवा दूं क्या? यहाँ पे पीपीटी में तो क्वेश्चन नहीं है, पर चलो मैंने क्लास में कराता हूँ तो आपको भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखेंगे कि 20 ग्राम ऑफ NaO। अच्छा वाला करा रहा हूँ भैया, वो नहीं है कि भैया वैल्यू पुट कर दोगे जा जाएगा। अच्छा वाला क्वेश्चन है। 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट, लिखते चलो बराबर। 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर having density of solution, having a density of solution 1.2 gram per ml, full stop। calculate mass volume, calculate mass volume percentage, calculate mass volume percentage। ये मेरा क्वेश्चन है। आप जो सोच रहे हो ना इजीली बन जाएगा, नहीं बन तो जाएगा भैया, ऑब्वियस सी बात बन जाएगा, पर हाँ अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन आ गया ना? ठीक है, मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने रैंडमली क्वेश्चन दिया है। ओके, ध्यान देना। अगर मुझे चाहिए तो परसेंटेज W/V निकालना है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, और नीचे क्या होगा भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ऊपर वाला मास ग्राम में है तो नीचे वाला वॉल्यूम ml में होगा। अगर मास kg में लोगे तो वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा, इनटू 100। ये डेटा हमें चाहिए। आओ एक एक करके डेटा निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, तो भैया ये तो मुझे मिल गया है। आप बोलोगे सर वॉल्यूम, ठीक है जोड़ देते हैं ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अबे भाई वो मास है, निकालना वॉल्यूम है, तो कैसे निकलेगा? आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। अगर वॉल्यूम मुझे सॉल्यूशन का निकालना है तो मास भी किसका लेंगे, सॉल्यूशन का, और डेंसिटी भी किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 120 हो गया, और डेंसिटी कितना है 1.2 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, 10 10 जा 100, बोलो कितना 100 ml ही आएगा ना, क्योंकि डेंसिटी किसमें ml में है। तो भैया वॉल्यूम कितना आ गया 100 ml आ गया। तो आइए भैया सॉल्व करते हैं। तो मास कितना है 20, वॉल्यूम कितना है 100, इनटू 100 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20%। समझ में आया क्या? जल्दी उतार लेंगे फटाफट से। ठीक है चलो। हाँ जी भाई, डिंग डिंग डिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भैया क्या क्या कर लिया, मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता था जो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़े चलो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया कंसंट्रेशन टर्म्स में, आगे बढ़ेंगे। तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब का डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना? पर भैया मुझे आप जो जो पढ़ते हैं पहले से उनको पता होगा, मैं डेफिनेशन देखता ही नहीं हूँ, पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद भैया जो लिखा होगा उतार लेंगे। ठीक है ना? तो अपने को पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। एक बात मेरे को बताओ, परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? जब कोई भी चीज परसेंटेज होता है तो वो होता है A/B into 100, दैट्स कॉल्ड परसेंटेज। पर अगर बात करता हूँ फ्रैक्शन का, तो A/B के फॉर्म में जो भी चीज रहता है तो वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। बस यही तो फर्क है। और मोल फ्रैक्शन को जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो जो चीज बता रहा हूँ अभी आगे काम आने वाला है भैया, इसलिए ध्यान से समझना। देखो
मोल फ्रैक्शन, मैंने क्या बोला कि मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। मैंने बोला ए का मोल है Na। व्हाट इज Na? N को हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। Na क्या है? मोल ऑफ ए, ठीक है ना। और भैया Nb क्या है? मोल ऑफ बी। ए है मेरा मोल ऑफ ए, मतलब Na मेरा मोल ऑफ ए एंड Nb मेरा क्या है? मोल ऑफ बी। मेरे को बोला गया कि x ऑफ ए बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या होगा? जिसका पूछा उसका मोल Na डिवाइड बाय वही होते आया है भैया टोटल का मोल, तो क्या होगा? Na प्लस Nb। और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वरना वो मोल परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या? अगर मैं लिखता हूं XB तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। और ये देखो भैया ये क्या बन गया? मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बन गया। क्लियर है ना? और सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पे मुझे एक बात आपको बताना है। हमेशा याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। वैसे तो हम लोग दो ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, और अगर 3 भी होता एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी तो भी 1 होता। पर अभी मैं इसके लिए क्या बोल रहा हूं, ये सब कॉपी में लिखना होगा। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट। वैसे तो दो ही का बात करते हैं, अगर 3 भी होता 4 भी होता, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ये सब बात अभी काम आएगा। क्लियर है ना? आई होप आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया होगा। डेफिनेशन भी देख लो क्या बोला है। जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा होगा। क्या बोला है? मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका पूछा उसका मोल, टू दैट ऑफ total numbers of moles of all the component, that is solvent plus solute present in the solution। ठीक है, देखो वही लिखा है, मोल ऑफ ए डिवाइड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ये होता है मेरा मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ना? सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। वही यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। ठीक है ना? आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जब कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो न्यूमेरिकल्स भी हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब मैं बात करता हूँ मोलैरिटी का। भैया इससे तो हर साल मतलब कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो मोलैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तो अगर मैं बात करता हूँ मोलैरिटी का, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। किससे भैया? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। देखो भैया कैपिटल एम स्मॉल एम भी पता होना चाहिए। और एक बात कि मोलैरिटी को हम लोग कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं। कहीं पे बोलेगा भैया कंसंट्रेशन निकालो, तो कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? मोलैरिटी। क्लियर है ना? पर ये मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी का मतलब क्या होता है मैं डायग्राम से समझाता हूं। जैसे कि मान लो ये कंटेनर है और यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन है। क्या है भैया? मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन हम लोग लीटर में बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे सॉल्यूशन किस में बात होगा? वॉल्यूम किस में बात होगा? लीटर में। ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या किया, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, मोल्स के फॉर्म में मैंने क्या ऐड कर दिया? सॉल्यूट। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब बोलोगे सर ये क्या बोल दिया? सुनना, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें? इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं मोलैरिटी को डिफाइन करता हूं तो मोलैरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सॉल्यूट। मैं एक एग्जांपल दूं रियल लाइफ। जैसे कि मान लो हम लोग नींबू पानी घर में पीते हैं, कभी कल नहीं बोलते हैं भैया कितना मीठा कर दिया, कितना चीनी दे दिया, मतलब कितना कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है। तो सॉल्यूशन तो है, आपने चीनी इसमें और डाल दिया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोलैरिटी। ये सबका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ सॉल्यूट। ये सब बुक का लैंग्वेज है। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे कुछ नहीं है तो 1 ही ना है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा भैया? लोग याद करते हैं यूनिट, ऊपर मोल है तो इसका यूनिट ऊपर मोल हो जाएगा, और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो मोल पर लीटर इनवर्स। और एक बार इसका एक और यूनिट भी होता है
इसको मोलर भी बोलते हैं। मोलैरिटी से क्या हो गया, मोलर। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? इज मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? सोचो, क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, और जहां पे वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो हाँ, इट इज टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है भैया, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, पर कैसे करेगा? लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, घर में दूध गर्म करते हैं भैया, गैस पे करते हैं ना, तो तूफान आता है कि नहीं आता है? तो जब आपने गैस को तेज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तूफान आया, मतलब उसका वॉल्यूम पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। मैं मास का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम पहले से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे नदी, सब बोलोगे सर गर्मी में तो नदी सब सूख जाता है, तो भैया वॉल्यूम तो कम हो गया। नहीं, अरे वो वेपराइज होके ऊपर जा रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो भैया अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अरे 1/2 और 1/3 में कौन बढ़ा, 1/2 बढ़ा ना। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया, फॉर्मूलाज पता चल गया, यूनिट पता चल गया, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो भी आपको पता चल गया। इसमें एक और कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका कोई नीड ही नहीं है, मैंने वैसे बता ही दिया, लिख सकते हो कि मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे को ना पीपीटी से ज्यादा ना खुद लिखने में मजा आता है। ठीक है, पर ऑब्वियस सी बात है, टाइम की वजह से थोड़ा पीपीटी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, या मोलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलो भैया, इसमें एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो देखो भैया, डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट होता है भैया डाइल्यूशन का? देखो, मान लो एक सॉल्यूशन है मेरे पास, इसका वॉल्यूम है V1 और इसका मोलैरिटी है M1। ठीक है, जब वॉल्यूम V1 था तो इसका मोलैरिटी क्या था, M1 था। अब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया भैया, मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया। कब तक डाइल्यूट कर दिया, बोलो कब तक डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम V2 तक। ठीक है, पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम हो गया V2। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो भैया मोलैरिटी में भी चेंज आएगा। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगा। अगर ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि M1V1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, M2V2 के। ये बात एकदम दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूशन के केस में क्या होता है, M1V1 हमेशा किसके बराबर होगा, M2V2 के। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैंने मोलैरिटी के बारे में जितना कंसेप्ट था वो आपको बता दिया। जल्दी से उतार लो, रुकना नहीं है भैया, रुकना नहीं है, मैं भी नहीं रुकूंगा, आप भी नहीं रुकोगे, फटाफट से चलते चलेंगे एकदम। अब आगे हमें पढ़ना है मोलैलिटी। पीपीटी नहीं देखेंगे भैया। मोलैलिटी क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मोलैलिटी मतलब कैपिटल एम, पर मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम। अब ये मोलैलिटी क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो भैया, डाउट आएगा, मोलैरिटी में भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पर वहां पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पर यहां पे सॉल्यूशन का कंसेप्ट नहीं है, यहां पे है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होना चाहिए, केजी में। ये भैया ध्यान रखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा और किस में होगा, केजी में। ठीक है ना? और अगर मैं बात करता हूं इसका यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, ऊपर मोल है पर नीचे कौन है, केजी। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, मोल पर केजी इनवर्स। वहां पे था मोलर, क्या था, मोलर, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मोलल। ठीक है ना? ये सब पता होगा। क्लियर है? इसका डेफिनेशन क्या होगा, मैंने फिर से बोला, सुनो। इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहां भी वही था, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर यहाँ क्या है, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। फटाफट से इसको उतार लेंगे। ठीक है, और एक बात, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? सोचो ना, अरे मैं गर्मी के मौसम में 5 kg आटा लेके जा रहा हूँ, क्या घर जाते जाते 2 kg हो जाएगा? मेरा वजन 60 kg
केजी है तो घर जाते जाते 50 केजी हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है पर मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे मास है। ठीक है ना, चलो भैया फटाफट से घिसते चलेंगे, रुकेंगे नहीं ना, आप रुकोगे ना मैं रुकूंगा। चलो भैया आगे बढ़े फटाफट से आगे बढ़े। देखो डेफिनेशन वही लिखा है जो मैंने बोला है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम बोल लो या 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, जो लिखा हुआ है जो मैंने बोला वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्लियर है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या हो गया? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। एक चीज मुझे बताने का मन कर रहा है, क्या करूं बता दूं क्या? देखो भैया ये सब ना जेई और नीट के कंसेप्ट में आते हैं, पर आपको पता है बोर्ड का लेवल बहुत हाई हो चुका है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी आपने क्या किया, मोलारिटी इतने अच्छे से निकाला, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलारिटी मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मोलारिटी दे दिया है और पूछ लेगा मोलालिटी, अब बोलोगे अरे ये कैसे भैया, मोलारिटी से मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन पूछ दिया, तब क्या करेंगे? इसके लिए एक शानदार सा शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं भैया, इसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। दो ब्रह्मास्त्र मैंने बनाया है, एक तो यहाँ का ब्रह्मास्त्र है और एक ऑर्गेनिक का ब्रह्मास्त्र है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो बता देता हूँ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, अब देखो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, एकदम भैया देख के जाना। देखो मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलालिटी जो होता है वो होता है 1000x। रुक जाओ ना, बताऊंगा। x क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो ये मैं बता रहा हूं मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन। m इक्वल टू 1000x, यहाँ पे होता है 1 माइनस एक्स, और mm मतलब मैं बोल रहा हूं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू, अभी सब बता दूंगा, 1000 कैपिटल M का मतलब होता है मोलारिटी, डिवाइडेड बाय 1000 D का मतलब डेंसिटी, फिर कैपिटल M मोलारिटी, और यहाँ पे लिख रहा हूं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मोलालिटी दिया है तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल लोगे, मोलारिटी भी निकाल दोगे। मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोलालिटी भी निकाल लोगे, मोलारिटी भी निकाल लोगे। तो दिस इज द रिलेशन जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप बोलोगे सर आप बता तो दिए, इसका एक यूज करके क्वेश्चन भी करवा दीजिए ना। करवा दूं क्या? मन में है क्या? करवा दूं क्या? आइए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। लिखो भैया क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, लिखो ना क्वेश्चन फटाफट से। पता है पीपीटी में मैंने क्यों नहीं डाला? मेरा मन नहीं था। मैं बता था थ्योरी थ्योरी करवाएंगे आज, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो डालता ही हूँ यूट्यूब पे, पर चलो साथ साथ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन फटाफट से। कैलकुलेट कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मजेदार क्वेश्चन है भैया। तुम लोग बोलते हो ना सर क्वेश्चन थोड़ा लेवल वाला, और लेवल लो, कर लो लेवल, खुद से करके दिखाओ ना। आंसर बनने के बाद तो सभी कर लेते हैं यार। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था कि मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ टोटल, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक वर्ड लिख दिया 1 मोलल। अरे मोलल का मतलब क्या होता है? मोलालिटी। बोलो हाँ या ना। एक्वस, देखो भैया एक्वस का मतलब यहाँ पे वाटर किसके तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट के तरह। मतलब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन निकालेंगे? हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, दिया हुआ है मोलालिटी, तो कैन वी यूज दिस इक्वल टू दिस? बोलो हाँ या ना, यूज कर सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा m इक्वल टू 1000x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। आपको पता होगा वाटर का मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। 16 टू जा कितना हो गया? 18। बोलो ना हाँ या ना। मोलालिटी का मतलब मोलल, मोलालिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा 1 इक्वल टू 1000x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 18। बोलो हाँ या ना। एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व नहीं हो गया, इसको भेजो ऊपर, तो मैं बोलूंगा 1 माइनस एक्स इंटू 18 इक्वल टू 1000x। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ तो ये 18 माइनस 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000x। ये उधर जाएगा तो 18 इक्वल टू 1018x। बोलो ना हाँ या ना। थोड़ा और ऊपर कर दूं क्या? अब देखो भैया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा?
18/1018, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.017 आ जाएगा एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो भैया कंसेप्ट भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म पूरा हो गया, बेसिक पूरा हो गया। अब हम लोग फटाफट से लॉज स्टार्ट करते हैं, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, जल्दी उतार लो। या किसका कॉल आ रहा है? सर मेरा क्लास में 2 दिन हुआ है, तो बस टेस्ट कैसे देंगे? कल टेस्ट है यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में, ठीक है। चलो आगे बढ़े फटाफट से। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं लॉज। भैया खेला होगा हेनरीज लॉ, ठीक है। देखो समझाता हूँ, डरिएगा मत। दो ही तो लॉ, एक हेनरीज और एक लॉर्ड्स, बस बस बस। अब समझो हेनरीज लॉ क्या होता है, देखो ध्यान से। ये मेरे पास एक पिस्टन है, पिस्टन मतलब पिचकारी होता है ना भैया, होली में खेलते हो ना, पिचकारी है, ठीक है। ये एक पिस्टन है, यहाँ पे मैंने ले लिया लिक्विड ए, कोई भी एक लिक्विड है ए, ठीक है। और ऊपर में कोई भी एक गैस है, कौन है भैया, कोई भी एक गैस है बी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये पिस्टन पे लगाया प्रेशर। देखो भैया अब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। गैस पे लग रहा है प्रेशर, क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल प्रेशर। अब खुद लॉजिकली भाई क्या लॉ है, ठीक है। ये पहले आ गया धरती में तो इसने अपना नाम दे दिया, अगर पहले नहीं आता तो मेरे नाम से लॉ चलता, ठीक है भैया। सिंपल सा तो बात था। अगर मैं इसमें प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा पता, कोई भी नहीं बोल देगा यार। अगर अगर इस गैस में मैं प्रेशर लगाऊंगा तो गैस किधर जाएगा, गैस जाएगा लिक्विड की तरफ। बोलो हाँ या ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गैस का सॉलिबिलिटी, गैस का सॉलिबिलिटी मतलब सॉल्युबल हो रहा है किसमें, लिक्विड में। पहले नहीं हो रहा था, गैस ऊपर नीचे लिक्विड, हमने प्रेशर दिया तो गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। किसमें बढ़ गया, बोलो ना भैया, किसमें बढ़ गया, लिक्विड में। काम खत्म। अब देखो बोलेंगे कैसे, सुनना ध्यान से। क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, as we increases the partial pressure, सुनना देखो भैया, as we increases the partial pressure of the gas, अरे प्रेशर किस में लग रहा है, गैस में ना। तो क्या बोलेंगे, according to Henry's law, as we increases the partial pressure of the gas, the solubility of gas, कौन मिल रहा है, गैस ना। the solubility of gas in liquid increases, पहले गैस नहीं मिल रहा था, गैस ऊपर लिक्विड नीचे, हमने दिया प्रेशर तो गैस कहां चला गया, लिक्विड में। एज वी इंक्रीजेस, लिखना ये सब बात, वीडियो को स्लो करके 2x में देख रहे हो ना। एज वी इंक्रीजेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, एज वी इंक्रीजेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। अब देखो हमें तो एग्जाम में वो लिखना है जो स्टेटमेंट है। तो हेनरीज ने बेसिकली बोला क्या कि अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मतलब जितना प्रेशर आप गैस का लगाओगे उतना ही गैस का क्या होगा, सॉलिबिलिटी होगा, किसमें, लिक्विड में। और सॉलिबिलिटी अगर हम लोग बात करेंगे किसके टर्म में बात करेंगे भैया, मोल्स के टर्म में ही ना बात करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाँ, टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया, कांस्टेंट, ये नहीं तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कभी, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यही बोला है। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, the solubility of gas at a given temperature is directly proportional to the pressure या partial pressure at which it is dissolved। जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस, ठीक है ना भैया। अब जब 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 प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। किसने लॉ दिया था, हेनरीज ने। तो यहाँ लिखेंगे के एच इंटू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। पीजी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। के आपका के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। और एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, किसका, मोल फ्रैक्शन गैस का। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, मेरा हेनरीज लॉ का। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा गैस का सॉलिबिलिटी होगा, किसमें, लिक्विड में। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा सॉलिबिलिटी होगा, किसका, एक्स का, किसका, एक्स का, किसका, एक्स का, एक्स का, सॉरी गैस का, गैस का, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे, एक्स, एक्स याद आ गया, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ज्यादा आपका सॉलिबिलिटी होगा, किसका, गैस का, ठीक है ना। चलो एक्स का, चलो भैया आगे बढ़े। ओके, अब यहां से फॉर्मूला क्या मिल गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होता है, के एच हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। देखो भैया ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ना, इसको हल्के मत ले लेना भैया, ये बड़ा विचित्र चीज है। ये वो वाला कांस्टेंट नहीं है जिसका फिक्स वैल्यू आता है। हेडिंग डालिए फटाफट से, हेडिंग डालिए फटाफट से, एमसीक्यू आया हुआ है पीवाईक्यूज में, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरीज कांस्टेंट,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट का भी फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या क्या। वैसे उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे भैया कि एकदम आपको फील आ जाए, हाँ मैं बताऊंगा तो लिखना तो पड़ेगा ना क्या, कि भैया जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो हेनरीज कांस्टेंट भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये भैया वक्त के साथ बदलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा। अब बोल रहे हो सर थोड़ा समझा दीजिए ना, ये भी तो समझा दूं क्या। देखो होता क्या है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, तो जो गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में था तो वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि गैस कहाँ भागेगा भैया, ऊपर भागेगा। बोलो हाँ या ना। प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर जितना दे रहे थे उतना ही देंगे, अभी प्रेशर कांस्टेंट है। बट जब तुमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो गैस का जो सॉलिबिलिटी है वो कम हो गया। बोलो हाँ या ना। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो मोल फ्रैक्शन है गैस का, इसी को सॉलिबिलिटी बोलेंगे, ये सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, गैस ऊपर भाग रहा है भैया, लिक्विड में मिक्स नहीं होगा। और एक वैल्यू जब घटता है तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसको कंपनसेट करना है। प्रेशर तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सॉलिबिलिटी जो होता है गैस का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लॉजिकल सा बात है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस ऊपर की तरफ भागेगा ना, नीचे थोड़ी आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये पहला चीज पता होना चाहिए कि एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, गैस का सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है ना। अगला पॉइंट क्या, कि हर गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होता है हेनरी कांस्टेंट का, सबके लिए सेम नहीं होता। लिखो, देयर इज different value of Henry constant, there is different values of Henry constant, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है सबका ना, ठीक है। there is different values of Henry constant for different gases, ठीक है। सब गैसेस का अलग अलग वैल्यू होता है हेनरी कांस्टेंट का, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, हेनरीज लॉ क्या होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी आपको पता चल गया है, ये इसका स्टेटमेंट है। एक बात मैंने और बोला था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ हम लोग फटाफट से लिमिटेशंस देख लेते हैं भैया। हर लॉ का अपना एक लिमिटेशंस होता है। पहला लिमिटेशन क्या है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई। ऐसा नहीं भैया प्रेशर देके पिस्टन ही तोड़ दो, ठीक है, नहीं, प्रेशर देना है भैया, क्षमता तक ना। द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, और टेम्परेचर भी ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ठीक है। और एक बात, जब आप गैस को लिक्विड में मिलाते हो तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल दू, रियल लाइफ, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बोलो हाँ या ना। उसमें क्या होता है, नीचे लिक्विड ऊपर क्या होता है, गैस। वो हेनरीज लॉ के कंसेप्ट पे तो होता है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गैस में एकदम हाई प्रेशर देते हैं, बोलो हाँ या ना। प्रेशर पूरा क्या होता है, टाइट, तब ना गैस किसके अंदर मिल जाता है, लिक्विड के अंदर, अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, तभी तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आता है। तुम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल दो 5 दिन तक, देखना टेस्ट बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो कंसेप्ट लगता है वो हेनरीज लॉ का ही लगता है, आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। पर हाँ, जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोई रिएक्शन होता है क्या, नहीं। तो हमें ऐसा लिक्विड, ऐसा गैस लेना जहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। देखो, द गैसेस शुड नॉट अंडरगोस एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट या लिक्विड, वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और एक बात, द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, और ऐसा भी कोई गैस नहीं लेंगे जो जाके टूट जाए, आयंस में टूट जाए, ठीक है, तो वहां पे भी दिक्कत हो सकता है। तो ये सब कोई लिमिटेशंस है कि कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हमारा जो आपका गैस है वो टूटना नहीं चाहिए, प्रेशर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, सॉरी प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ जो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से उतार लो फटाफट से, उतार लेंगे फटाफट से, क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़े फटाफट, आगे बढ़े फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी उतारो इसको, चलो आगे बढ़े। अगला चीज हमें क्या देखना है भैया, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, जो मैं भी आपको बता रहा था। कार्बोनेटेड बेवरेज, जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, एक बात बताओ, ये जो मेरा कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, यहाँ पे कौन होता है भैया, नीचे लिक्विड होता है, और ऊपर कौन सा गैस होता है, जल्दी बता दो। उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। कौन सा गैस होता है, CO2 गैस होता है, बोलो हाँ या ना। तो जैसे कि मेरा सोडा वाटर हो गया, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, यहाँ पे इट इज टाइटली फिल्ड विथ हाई प्रेशर, तभी तो भैया टेस्ट आता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर बॉटल अंडर हाई प्रेशर ऑफ CO2, ड्यू टू हाई प्रेशर मोर CO2 डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से वो डिजॉल्व रहेगा, ठीक है। जल्दी उतार लेंगे। एक लाइन अपने से लिखवा दूं, ये स्टेटमेंट मैं अपने से भी लिखवा सकता हूँ, क्या लिखो, ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट मेरा वाला ही रहेगा। लिखो, लिखो, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड मतलब CO2 वाला, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इट इज
इजी रहेगा मेरा, लिखो ना भैया। इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इट इज टाइटली फिल्ड विथ हाई प्रेशर। In carbonated drinks, it is tightly filled with high pressure to increase the solubility of CO2 gas. To increase the solubility of CO2 gas. CO2 गैस का solubility को बढ़ाने के लिए उसको टाइटली फील्ड किया जाता है हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। फिर कहाँ पे यूज होता है? स्कूबा डाइविंग में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको एप्लीकेशंस बता दिया जो आपको पता होना चाहिए। किसका है भैया? मेरा हेनरीज लॉ का। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला मेरा क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने डलवा दिया है, ठीक है। करना अच्छे से। क्या बोला है? देखो, H2S is a toxic gas with a rotten egg-like smell. It is used for the quantitative analysis. क्या मतलब भैया? क्या मतलब? इससे हमें कहीं भी यूज करते हो? काम का चीज आगे है क्या? Give the solubility of H2S in water. H2S गैस होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला क्या है कि वाटर में H2S को सॉल्युबल कर रहे हैं। If the solubility of H2S in water at STP, अच्छा क्वेश्चन है भैया। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लेते हैं वो हम लोग ले लेते हैं 273 केल्विन, 0.15 भी होता है पर 273 लेते हैं। और प्रेशर चाहे तो तुम 1 एटीएम ले लो, चाहे तुम 1 बार ले लो, दोनों ही अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 एटीएम जो होता है वो होता है 1.013 बार, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग सेम ही लेके चल जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। बोला if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोल पर kg, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हेनरीज लॉ का कांस्टेंट निकालना है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो होता है हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बोल सकते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था। निकालना क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। तो जो भैया मेरा KH है वो किसके बराबर आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। और जो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है वो क्या सिखाया था? जिसका पूछा उसका मोल डिवाइड बाय टोटल का मोल। टोटल में कौन है? गैस प्लस लिक्विड। तो मेरे को भैया इतना सारा डेटा चाहिए, कहां से देंगे? कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, एसटीपी का मतलब प्रेशर आपको मिल गया। प्रेशर भैया कितना आ जाएगा? 1 एटीएम ले लो या 1 बार ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा आंसर, ठीक है ना। अब क्या? अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मेरे को कहीं कोई डेटा दिख नहीं रहा, मेरे को बस एक डेटा दिख रहा है, क्या? मोल पर केजी है। ये मोल पर केजी क्या होता है? मोलैलिटी। बोलो हाँ या ना। मैंने पकड़ा यूनिट से। मोल पर केजी क्या है? मोलैलिटी। मेरे को मोलैलिटी दिया, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। पर मेरे को एक बात पता है, इसको व्हाइट करते क्या? येलो ले लो, येलो। देखो, मेरे को पता है यार कि मोलैलिटी जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे कौन है भैया? मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये होता है मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, आपको बताया था, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे करेंगे क्या? करेंगे क्या? एग्जाम में भैया सोचना पड़ता है, ऐसे करेंगे क्या? ठीक है, देखते हैं ना। मोलैलिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.195, नीचे कुछ नहीं है तो भैया 1 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या? और 0.19 क्या? ये लिखो पूरा 0.195, ऊपर होगा मोल और नीचे होगा केजी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर मैं लिखता हूँ a बाई बी इक्वल टू 1/2, मैं बोल सकता हूँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है? बोलो ना हाँ या ना। तो कंपेयर कर दो ना यार। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख देंगे 0.195, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो इसका वेट आ गया 1 kg, और वेट आ गया तो मोल्स नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, तो मोल्स ऑफ गैस, सॉल्यूट कौन है? H2S गैस, तो इसका मोल आ गया 0.195। बोलो हाँ या ना। यहाँ भी क्या है? 0.195, हाँ या ना। मोल्स ऑफ लिक्विड 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और आपको पता है वाटर का मोलर मास 18 होता है, और 1000/18 होता है 55.5। मुझे याद हो गया, ठीक है। तो ये सब वैल्यू कुछ कुछ याद होना चाहिए। देखो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ जाएगा, सारा डेटा मैंने कंपेयर करके लिख दिया। अब देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो ध्यान देना। यहाँ पे जो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आया, पहले इसको सॉल्व कर लो। ऊपर है 0.195, अगर इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? 55 पॉइंट, ये तो 0 हो जाएगा आगे, और यहाँ पे हो जाएगा 695, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हेनरी कांस्टेंट कितना होगा? ऊपर तो था 1 और नीचे कितना है? 0.195, और ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 55.695। घर में इसको डिवाइड कर लेना, 281 या 282 के लमसम आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? एटीएम। यूनिट क्या आएगा? देखो, एटीएम इनवर्स आ जाएगा ना। नीचे प्रेशर है, ऊपर देखो मोल है ना। एक सेकेंड, यहाँ देखो भैया,
यूनिट कुछ आएगा, यहाँ पे एटीएम है और नीचे क्या है, मोल, मोल का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये आ जाएगा 282 एटीएम। मैंने अप्रोक्स मैंने बोला 280 एटीएम या 281 आएगा, देख लेना 280 के आसपास आएगा, ठीक है ना। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ऊपर मेरा एटीएम है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मोल से मोल कट जाता है, तो आंसर एटीएम में आ जाएगा, ठीक है। चलो भैया, क्लियर है ना। आई होप कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। जल्दी उतार लो, पानी पी लूं क्या। हेलो 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 हेलो। हेलो, आ रहा है आवाज। चलो आगे बढ़े। अगला, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड समझना, क्योंकि रॉड्स में ये काम आएगा। मेरे पास क्या है ना, यहाँ पे लिक्विड है, क्या है मेरे पास यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। और कैसा लिक्विड है मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है भैया, लिक्विड है। कैसा लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर होगा, ठीक है। एक लिक्विड है मेरे पास, ये वोलेटाइल लिक्विड है। अब देखो मैंने क्या किया भैया, इसको ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो क्या होगा, हीट करेंगे तो भैया ये वेपर बनेगा। ऊपर बोलो ना हाँ या ना, ये वेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लिक्विड से क्या बन गया भैया, वेपर बन गया। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, ऐसे घर में जब हम लोग पानी गर्म करते हैं, तो भैया मिडिल क्लास आदमी है, तो जब घर में पानी गर्म करते हैं ऊपर प्लेट रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। देखो ऊपर मान लो मैंने प्लेट रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, प्लेट रख दिया। अब देखो भैया ये वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है और टकरा के वापस से कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है, हाँ या ना। कभी कल नहीं होता है, हम लोग प्लेट उठा लेते हैं, तो प्लेट उठाते हैं तो भैया पानी का ड्रॉपलेट्स नीचे गिरता है। तो भैया नीचे गिर रहा होगा तो कुछ प्रेशर के साथ ही तो गिर रहा होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये जो बन रहा है वो क्या है, वेपर। क्या बन रहा है, वेपर। अब जो लिक्विड वापस से आ गया नीचे, तो कुछ प्रेशर के साथ आएगा, तो सिंपली क्या बोल सकते हो उसको, वेपर प्रेशर। क्या बोल सकते हो, वेपर प्रेशर। सुनना डेफिनेशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बात करेंगे क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सुनना फिर से बोल रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय किसने, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। क्या बोल रहे हो सर, देखो ना, लिक्विड का क्या बना, वेपर बना, बोलो ना हाँ या ना। नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन। और वापस से नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। तो भैया वेपर जो बना वो किसका बना, लिक्विड का ही ना बना। ये ऊपर गया और खुद में ही भैया प्रेशर लगा रहा है, खुद से ही गद्दारी कर रहा है। तो बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, कहा, ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस, कब, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, खोल दोगे तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इज सेड टू बी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। भैया लिक्विड से बन गया वेपर, वापस से नीचे आके प्रेशर लगाया तो क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर। फिर से बोल रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ये प्रेशर कौन लगाया, अरे लिक्विड का वेपर ही ना लगाया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑफ द वेपर ऑन इट्स सरफेस, खुद से ही गद्दारी, ऑन इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये सब लिख लेना भैया, जो जो चीज बोल रहा हूं डेफिनेशन, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है तो फिर भी लिख लेना जो जो मैंने बोला है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मुझे रॉल्स लॉ पढ़ाना है। अब कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। आपको पता होगा कि जिस लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक होगा वो जल्दी टूटेगा, वो जल्दी वेपर फॉर्म में जाएगा, वो जल्दी वोलेटाइल होगा, मतलब अच्छा खासा वेपर बनाएगा, ठीक है। तो बोला है लिक्विड विच हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मोर वोलेटाइल, अच्छा खासा वोलेटाइल होगा, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू स्केप, स्केप मतलब हो जाता है उड़ जाना, भाग जाना, ग्रेटर टेंडेंसी टू स्केप इन वेपर फेज, ठीक है। तो दे हैव लार्जर वेपर प्रेशर, तो जिसका वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो अच्छा खासा वोलेटाइल होगा, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, अच्छा खासा होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं टेम्परेचर पे। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज कर जाता है, रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएगा। देखो वही लिखा है कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएगा, मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज ही करेगा ना। तो भैया अभी तो बताया था हेनरीज लॉ में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भैया ऊपर भागने लगेगा वेपर, तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू द रीजन
that with increase in temperature the kinetic energy of the molecules increases which further increase their tendency to vaporize. ठीक है, तो भैया वेपराइज बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है पॉइंट, कंसेप्ट भी पता होगा तो आप एग्जाम में अच्छे से कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ। जो मेरा अगला लॉ है वो है रॉल्स लॉ। क्या है भैया? रॉल्स लॉ। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे पास ये एक कंटेनर है, समझना। इसमें मेरे पास है लिक्विड ए, प्योर लिक्विड है, कुछ नहीं है, एकदम प्योर लिक्विड ए है। और जब प्योर लिक्विड ए है और ये लिक्विड कैसा है मेरे पास? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर बनेगा। तो देखो भैया ये वेपर बन रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया पी नॉट ए। जब कोई चीज प्योर होता है तो नॉट लगाते हैं। व्हाट इज पी नॉट ए? बेसिकली इट इज अ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ये क्या है? पी नॉट ए। ठीक है, और जब मैंने इसको मिलाया, एक और लिक्विड लिया मैंने, मान लो ये मेरे पास क्या है, आई हैव अ लिक्विड बी, और ये भी मेरा क्या है? वोलेटाइल है। क्या है? वोलेटाइल है। तो बिल्कुल प्योर है, तो ये भी इसका वेपर प्रेशर आएगा। इसको मैंने क्या नाम दिया? पी नॉट बी। व्हाट इज पी नॉट बी? इट इज बेसिकली अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, अब जब मैंने इस दोनों को मिक्स कर दिया, जब मैं इस दोनों को मिक्स कर दिया हूं, तो ये देखो भैया यहाँ पे क्या है मेरे पास? यहाँ पे लिक्विड ए भी है, लिक्विड बी भी है, इसका भी वेपर प्रेशर, इसका भी वेपर प्रेशर। तो मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मैं नहीं, ये आप बोल रहे हो। यहाँ पे होगा सर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, दोनों को मिक्स कर दिए तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी होगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो भैया रॉल्स ने यही समझाया था कि जो हमें लगता है ऐसा होता नहीं है। तो रॉल्स ने क्या बोला, सुनना मेरा डेफिनेशन, कि भैया जब हम लोग दो लिक्विड को मिक्स कर देते हैं, जब हम लोग दो लिक्विड को मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी नहीं होगा। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये होता है पी ए प्लस पीबी। क्या होता है? पी ए प्लस पीबी। आप बोलोगे सर ये क्या है, पी ए क्या है, पीबी क्या है? तो अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अकॉर्डिंग टू द रॉल्स, सुनना, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स इफ वी मिक्स टू वोलेटाइल लिक्विड, क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स इफ वी मिक्स टू वोलेटाइल लिक्विड, जब हम लोग दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर देते हैं, फिर से बोल रहा हूं सुनना, कि जब हम लोग दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर देते हैं, तब तब एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आएगा, फिर से बोल रहा हूं कि जब हम लोग दो लिक्विड को मिक्स कर देते हैं, तब जो एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसके बराबर होता है? वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसके मोल फ्रैक्शन के। आप डायरेक्टली पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी नहीं लिख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ इफ वी मिक्स द two volatile liquid, if we mix the two volatile liquid, then the vapor pressure of each component, then the vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component. Similarly अगर मैं बात करता हूं B का, तो यहाँ पे भी जो होगा PB, ये PA PB क्या है? That's called partial vapor pressure. PB क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। पर पी नॉट ए क्या था? इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब ये प्योर नहीं है भैया, सॉल्यूशन में है, तो पीए क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से। बी का जो वेपर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स बी के। और जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो देखो भैया मैं यहां लिख दूं क्या? तो पीए, अरे भैया देख लो, पीए जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे आता है पी नॉट एक्स से, और सिमिलरली पीबी जो आएगा वो आएगा पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दैट्स माई फाइनल आंसर, नॉट पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, यहाँ आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल दूंगा एक बार, सुनना डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ इफ वी मिक्स टू वोलेटाइल लिक्विड then the vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. ठीक है, तो वो मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगा या मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी से उसको उतार लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। बैठना अंदर है ना। चलो मेरे कुछ दोस्त आ गए यहाँ पे ना मुझे ले जाने के लिए। मैंने बोला 10 मिनट, अभी लेक्चर चलेगा लंबा। हेलो हेलो हेलो।
चलो भैया, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। आगे बढ़ेगा फटाफट से। और एक बात आपको बता देता हूँ कि भैया रॉल्स लॉ जो वैलिड होता है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है? रॉल्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ये हमारा अगला टॉपिक ही है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला देख लो। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। पता नहीं है, ठीक है, मेरा मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख दो। लिखो, क्या लिखोगे लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो। अकॉर्डिंग टू द रॉल्स, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स, according to the Rawls, if we mix two volatile, if we mix, according to the Rawls, if we mix two volatile liquid, if we mix two volatile liquid, then the partial vapor pressure, then the partial vapor pressure of each component, then the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the, is directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to the mole fraction of that component, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भैया हो गया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका वैसे ग्राफ भी है, ग्राफ बता दूं क्या? ग्राफ बता दूं क्या? देखो ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ भी देख लो। इसका ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे हमने ले लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया भैया? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पे एक्स ए को ले लिया मैंने 1, एक्स बी को ले लिया मैंने 0, और यहाँ पे मैंने एक्स ए को ले लिया 0 और एक्स बी को ले लिया 1। ठीक है, मतलब ये प्योर ए है, बी बिल्कुल नहीं है, ये प्योर बी है, ए बिल्कुल नहीं है। और जब हम लोग रॉल्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं, आपका मन है आप बी को ज्यादा मान लो या ए को ज्यादा मान लो, किसी एक को ज्यादा मानना है। मैंने मान लिया कि लेट ए इज मोर वोलेटाइल, लेट ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, मतलब ए ज्यादा वोलेटाइल है बी से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा किससे? बी से। आपका मन करे तो आप बी का बना सकते हो, अपना अपना इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ए है, बी नहीं है, बिल्कुल प्योर है, तो वेपर प्रेशर ए का मैं मान लेता हूँ पी नॉट ए। भैया बी है, ए बिल्कुल नहीं है, तो मैं मान लूंगा पी नॉट बी। उसको ऊपर क्यों दिखाया? क्योंकि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। ठीक है, अब देखो होने क्या वाला है कि बी यहाँ 0 था, बी को 0 से लेकर 1 तक जाना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बी का 1 हो सकता है, और बी का मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना हो सकता है? पी नॉट बी। तो भैया बी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से 1 तक, ये इसका मैक्सिमम है। ए कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 1 तक, तो ये इसका ग्राफ बन गया। बोलो हाँ या ना। ये देखो प्योर था, यहाँ पे ये प्योर है, यहाँ पे ये प्योर है, पर बीच में क्या है? सॉल्यूशन है ना, क्योंकि यहाँ पे ए कम हो रहा है, बी बढ़ रहा है, तो भैया जब दो मिक्स होगा तो सॉल्यूशन कहलाएगा। ये किसका ग्राफ है? पीबी का। इसको बोलेंगे पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि अब ये प्योर नहीं है, सॉल्यूशन में वो पीबी कहलाता है। और ये क्या है? पीए है, तो पीए क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए कहलाएगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो होता है पीए प्लस पीबी। ये मैंने ग्राफ बता दिया कि इसका रॉल्स लॉ का, जो आपको बुक में दिख जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट से आप चाहो तो आप भी इसको कर सकते हो, और मैं इसको करवा देता हूँ फटाफट से। क्या बोला ध्यान से देखना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg दिया हुआ है। मतलब ए का वेपर प्रेशर दिया है, तो मैं बोलूंगा पी नॉट ए दिया हुआ है कितना? 450 mmHg। ये mmHg क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। ठीक है, हो हालत खराब हो गया। चलो आगे बढ़े, रुकना नहीं है एकदम। चलो भैया बी का क्या दिया हुआ है? पी नॉट बी कितना दिया हुआ भैया? 700 mmHg दिया हुआ है। ठीक है, बोला क्या है आगे? बोला है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन का मतलब ही होता है मोल फ्रैक्शन। मतलब आई हैव टू कैलकुलेट एक्स ए एंड एक्स बी। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन मार्क करके मत दिखाना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमें एक्स ए एंड एक्स बी निकालना है। ठीक है, बोला है हाँ ऑल्सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दिया है ना। वेपर प्रेशर मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो दिया है मिक्सचर का, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है वो कितना दिया है? 600 mmHg। देखो जब दो लिक्विड को मिलाते हैं ना तो वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है। ठीक है, तो आया था ना पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो हमें निकालना है एक्स ए एंड एक्स बी। सिंपल है भैया, रॉड्स तो लगा दो। ठीक है, अभी पता चलेगा, सिंपल है। देखो फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है ना? ओके, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। सॉल्यूशन कितना है भैया? सॉल्यूशन का वेपर कितना है? सॉल्यूशन का वेपर कितना है? 600। और यहाँ पे पी नॉट ए कितना है? 450 इंटू एक्स ए। एक्स ए तो एक्स ए होगा, प्लस यहाँ पे क्या है भैया हमारा? कहाँ गया कहाँ गया? 700। और यहाँ पे क्या है? एक्स बी है। सॉल्व कर ले इसको, एक्स ए एक्स बी।
अब बोलोगे सर एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा? भैया ये तो टेंशन का बात है, आप ही बोल रहे थे इजी है। अब आपको याद है क्या मैंने पढ़ाया था मोल फ्रैक्शन में कि एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब एक्स ए के जगह पे 1 माइनस एक्स बी रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रख के देख लो 600 450 एक्स ए के जगह पे रखो 1 माइनस एक्स बी प्लस 700 यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स बी आ जाएगा। ठीक है, तो 600 इक्वल टू 450 माइनस क्या होगा? 450 एक्स बी प्लस क्या होगा? 700 एक्स बी। ठीक है, जल्दी इसको सॉल्व करो फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 600 माइनस 450 और यहाँ पे क्या होगा? 5 है ना, तो यहाँ पे होगा 250 एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 150 इज इक्वल टू 250 एक्स बी। तो यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एक्स बी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 150 बाई 250। 0 से 0, 5 3 जा 5 5 जा 3/5 कितना होता है? 0.6। अगर एक्स बी 0.6 है तो एक्स ए कितना हो जाएगा? 0.4। क्लियर है? जल्दी उतारेंगे इसको एक बार। चलो चलो भैया, क्लियर है? उतार लिए? अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और दिया हुआ है, लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं ना। बोला है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर ऑल्सो वेपर ऑफ द टोटल, the vapor of the find the composition of liquid mixture and also vapor। ठीक है भैया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ध्यान देना। एक तो बोला है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर एंड ऑल्सो द वेपर ऑफ इस टोटल वेपर, मतलब हमें दोनों का कंपोजिशन बताना है, लिक्विड का भी और वेपर का भी। ये लोग स्किप कर देते हैं। अब बोलोगे सर वेपर का कैसे बताएंगे? अभी मैं बताता हूँ, देखो ना ध्यान से। देखो, अब आपको पता था कि पीए जो होता है वो होता है पी नॉट ए एक्स ए। बोलो हाँ या ना? पी नॉट ए का वैल्यू कितना है? 450। एक्स ए का वैल्यू कितना आया है? एक्स ए का वैल्यू 0.4। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 गया, 45 4 जा कितना होता है? 180 होता है ना। और पीबी क्या होगा? पी नॉट बी एक्स बी होगा। पी नॉट बी कितना दिया हुआ था? 700 था ना, 700। और एक्स बी का वैल्यू कितना आया? 0.6। तो देखो भैया 7 6 जा 42, तो ये आ गया 420 mmHg आया ना। मतलब ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? 180 mmHg और इसका क्या है? 420 mmHg। तो मेरे को बोला अब इसका भी कॉम्पोजिशन बताइए, तो x तो उसके लिए यूज कर चुके हैं, तो अब मैं लिखूंगा y। देखो मोल फ्रैक्शन हमने x यूज किया था किसके लिए? लिक्विड के लिए। y यूज कर लेते हैं गैस के लिए। तो भैया अगर YA लेंगे तो YA क्या हो जाएगा? तो लेंगे PA बाई PA प्लस PB। ठीक है, तो ए का प्रेशर कितना दिया हुआ है? 180 और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 600। तो 0 से 0, 6 3 जा 6 10 जा, तो 0.3। ये ए का जो प्रेशर है उसका कॉम्पोजिशन है। और अगर वाई बी ले लेंगे तो क्या होगा? पीबी बाई पीए प्लस पीबी। पीबी कितना है? जल्दी बता दो, पीबी कितना है? कहाँ है पीबी? 420, नीचे 600। सॉल्व करेंगे तो 0.7 आएगा, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, तो लिक्विड का भी निकालना है और वेपर का भी निकालना है। क्लियर है? जल्दी उतार लेंगे। चलो आगे बढ़े फटाफट से। अब हमें पता होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, पहली बात तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। और आइडियल का मतलब क्या होने वाला है कि यहाँ पे ना तो इंथैल्पी में चेंज आएगा, ना तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, सब बराबर है, सब कांस्टेंट। ना तो इंथैल्पी में चेंज, ना तो वॉल्यूम में चेंज, ना तो फोर्स में चेंज। मान लो जैसे कि मैंने भी बताया था कि मेरे पास 3 लिक्विड है, लेट्स कॉल ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है? ए बी को मिक्स किए थे ना। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है? लिक्विड ए है। ठीक है, लिक्विड ए का मतलब क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे ए के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? ए और ए के बीच में। यहाँ पे मेरे पास क्या है? लिक्विड मेरा बी है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? बी और बी के बीच में। और जब मैंने दोनों को मिला दिया तो इसमें ए के भी लिक्विड है और बी के भी है, तो यहाँ पे है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। ठीक है, तो सुनेंगे कंडीशन क्या क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन का। पहली बात तो इट विल फॉलोज रॉल्स लॉ। ठीक है, देखो कंडीशन लिखा हुआ है ना, तो पहली बात तो क्या? इट फॉलोज रॉल्स लॉ, लिखोगे अच्छे से। और रॉल्स लॉ क्या कहता था कि पीए किसके बराबर होगा? पी नॉट ए एक्स ए के। और पीबी किसके बराबर होगा? पी नॉट बी एक्स बी के। ये था पहला कंडीशन। ठीक है, जैसे रॉल्स में क्या था? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल में क्या है? रॉल्स लॉ। देखो लिखा हुआ भी होगा,
An ideal solution may be defined as the solution which always rolls slow over the entire range of concentration and temperature. जो हर जगह पे Rolle's law को फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा बात आपको पता होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्स मतलब चेंज इन इंथैल्पी। एच का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी, कोई चेंज नहीं आएगा, आइडियल है, जीरो। तीसरा डेल्टा वी मिक्स चेंज इन वॉल्यूम, ये भी क्या आता है, जीरो आता है। तो आइडियल का 3 कंडीशन पता होना चाहिए, चेंज इन इंथैल्पी जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, और पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट एक्स ए के, पी बी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी एक्स बी के। और एक बात बता देता हूं, चौथा पॉइंट क्या, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए is similar to force of attraction between B and B is similar to force on attraction between A and B। मतलब force of attraction तीनों का क्या रहता है, सिमिलर ही रहता है, तभी तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, तभी तो इंथैल्पी में चेंज नहीं आता है। दिस आर द कंडीशन फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन याद रखना, it is follows Rolle's law, it follows Rolle's law over the entire range of concentration, and these are the condition for the ideal solution। जल्दी उतार लेंगे। उतरते चलो फटाफट से। हम्म। आज भी मैंने वीडियो डाला था अभी एक ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। 2 से 3 मार्क्स का आता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे। जो भी लेक्चर्स में डाल रहा हूँ ना भाई यूट्यूब पे, फटाफट से करते चल जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर्स को भैया स्किप मत करिए। जो भी डाल रहा हूँ, चाहे कन्वर्जन डाल रहा हूँ, चाहे फिजिक्स के डाल रहा हूँ, बस करते चल जाइए, इसी बहाने कुछ कुछ तो होते रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े फटाफट से। अब आता है नॉन आइडियल। भैया आइडियल्स को बोलेंगे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल किसको बोलेंगे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। सब उल्टा हो जाएगा। देखो पहला चीज, the solution which always Rolle's law and accompanied by the solution which does not, तो खेले करवा देगा मेरे साथ। The solution which does not always Rolle's law and are accompanied by change in enthalpy, change in volume during the formation are called non-ideal solution। आप बोलोगे सर आप ही समझा दीजिए, यहाँ समझ में नहीं आ रहा। सुनना, आइडियल इसको बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, बोलो हाँ या ना। आइडियल इसको बोलेंगे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। नॉन आइडियल किसको बोलेंगे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ इज सेड टू बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सुनो ध्यान से, वहां पे क्या आया था, पहला पॉइंट, अगर ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। दूसरा, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, पहला चीज, बोलो हाँ या ना। दूसरा, भैया वहां पे एंथैल्पी का चेंज क्या था, जीरो, यहाँ पे एंथैल्पी का चेंज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद डेल्टा वी मिक्स, यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ना तो इंथैल्पी का चेंज जीरो होगा, ना तो वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, जीरो। ये सब पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ये जीरो नहीं है तो इसमें 2 केस बन सकता है, क्या, समझाने के लिए बता रहा हूं। या तो डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो होगा, बोलो हाँ या ना। या तो डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो होगा, या भी यहां या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव में सबका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, और नेगेटिव में सबका वैल्यू लेस देन जीरो होगा। अभी हम लोग देखेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, एंड दिस आर द कंडीशन फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें 2 केस पढ़ना है, या तो ग्रेटर देन जीरो या तो लेस देन जीरो। क्लियर है, तो फटाफट से इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। उतारेंगे उतारेंगे, चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट। एक है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और एक है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एक हमें देखना है पॉजिटिव डेविएशन, और एक हमें क्या देखना है, नेगेटिव डेविएशन। दोनों देख ले फटाफट से, बोलो ना देख ले क्या। चलिए फटाफट से देखते हैं, आ जाओ आगे। ओके, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक कंटेनर, इसमें मैंने डाल दिया जल, डाल दिया जल, डाल दिया, ठीक है भैया। और ये रहा इसका वेपर, ठीक है। अब देखो मैंने फटाफट से कॉपी पेस्ट मारेंगे, ये रहा एक और लिक्विड,
और ये रहा एक और। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दैट्स कॉल्ड प्योर ए, मतलब ए है मेरे पास, ये मेरे पास लिक्विड कौन सा है, दैट्स कॉल्ड लिक्विड ए है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी किसके बीच में होगा, ए और ए के बीच में होगा, होगा या नहीं होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है, लिक्विड बी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी और बी के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो ए और बी को जब मैंने मिक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या है भैया, ए के भी लिक्विड है और बी के भी लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी है। इतना बात समझ में आता है ना। अब देखो मैं एक एक करके समझाता हूँ। जो पॉजिटिव डेविएशन है, क्या है पॉजिटिव डेविएशन, कंडीशन सुनना भैया, इसके इंपॉर्टेंट आते हैं, डिफरेंस बिटवीन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। सुनना ध्यान से, पहला पॉइंट क्या, फॉर द पॉजिटिव डेविएशन force of attraction between A and force of attraction between B and B। फिर से बोल रहा हूँ, force of attraction between A and force of attraction between B and B is greater than force of attraction AB। मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन मेरा पहले था उसमें जो अट्रैक्शन है वो पहले क्या था, ज्यादा, और मिलने के बाद अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। देखो लाइफ में भी ऐसा होता है, जब कोई सिंगल होता है ना उसका एफिशिएंसी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, होता है ना कि भैया सिंगल है तो भैया हम अकेले से प्यार करते हैं, खुद से ही प्यार, खुद में ही अट्रैक्शन, और जब मिल गए स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, बाद में भैया अट्रैक्शन ही नहीं है। देखो ना, पहले ही ठीक था, बाद में अट्रैक्शन क्या हो गया भैया, कम हो गया। तो वही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। ये पहला कंडीशन होता है किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, अब देखो ऐसे हुआ क्या, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, ये मान लो बी और बी के बीच में अट्रैक्शन है, और बाद में ए और बी के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम बढ़ गया होगा। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब स्पेस बढ़ गया होगा। अब पता है आपको चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है। मान लेते हैं ये मेरे पास मान लेते हैं 100 ml है, और ये मान लेते हैं हमारे पास 50 ml है, तो 100 में से 50 गया तो ऑब्वियस सी बात है 50 होगा, वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, जो मेरा चेंज इन वॉल्यूम मिक्स होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्स भी जो होगा वो होगा ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव डेविएशन में सब ग्रेटर देन जीरो होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पीए का जो वैल्यू होगा वो भी ग्रेटर होगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए से, एंड पीबी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा किससे, पी नॉट बी एक्स बी से। मतलब पॉजिटिव डेविएशन में सबका वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। ये बात पता होना चाहिए, अगर ये आपको पता है तो ऑटोमेटिकली ये आपको दिक्कत नहीं आएगा। फील आ गया होगा। अब बोलोगे सर इंथैल्पी का भी फील दिला दीजिए। सुनो, बॉन्ड वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना, तो बॉन्ड टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी नहीं निकलेगा। मैंने बोला यहाँ से निकला -50 जूल, क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है एनर्जी रिलीज होता है तो होगा नेगेटिव -50 जूल। ठीक है, अब ये वाला टूटा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा निकलेगा, मान लेते हैं -100 जूल। ठीक है, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा एच, -50 -100। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा, -50 + 100, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू क्या है, 50 जूल, ग्रेटर देन जीरो है ना। तो भैया डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये 4 पॉइंट पता होना चाहिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और एक 4 पॉइंट। ये किसका है भैया, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा नेगेटिव डेविएशन में, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए and force of attraction between B and B is less than force of attraction AB। अब AB में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो पास पास आ गए होंगे, तो सब वैल्यू उल्टा हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव है तो लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स यहाँ भी क्या होगा, लेस देन जीरो। चौथा, पीए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे क्या होगा, पीबी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। ये बात अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है ना। तो ये था पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन का केस। क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है एजियोट्रॉप, और इसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एजियोट्रॉप सिंपल सा बात, इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है, देखो सिंपल सा लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन। एजियोट्रॉप्स आर डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो भैया एक लिक्विड का मिक्सचर है, उसको बॉयल कर लिया, ठीक है ना, लाइक अ प्योर लिक्विड, एंड possesses सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। मतलब सिंपल सा बात ये क्या है, लिक्विड और वेपर का दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, सेम। एक क्वेश्चन एग्जाम पे एमसीक्यू में आता है
कि एज़ोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, ये बात अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज होल द एज़ोट्रॉप चेंज इन वेपर स्टेट, क्या हो रहा है ये, हाँ, बिकॉज whole of the isotopes change in vapor state at constant temperature and their components cannot be separated by fractional distillation। ये भी पता होना चाहिए, इसको fractional distillation सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो भाई, मैं आपको सही बताऊं कि मेरे में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैंने 3-4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया। आई एम रियली रियली सॉरी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ, अभी मैं 15-20 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ बस। ठीक है यार, ठीक है, कमर में हेवी पेन हो रहा है। ठीक है, 15-20 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। जैसे जब तक मैं आप ये लेक्चर करोगे तब तक मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, एकदम आराम से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। मैं तुरंत अभी 15 से 20 मिनट, मतलब 30 मिनट्स में रेस्ट करूंगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैं वीडियो डाल दूंगा। नाम ही लिखा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी अच्छे से करा दूंगा। इसके बाद हमें पढ़ना है वांट ऑफ फैक्टर, वो भी उसी में इंक्लूड होगा। ठीक है ना, तो इसको इतना पढ़िए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।